Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, पहले मुझे लगता था कि शायद सिर्फ अपने देश में ही है जो ऐसा कुछ होता है या बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं और लोग अंधविश्वास हैं इसको लेकर। और कई देशों में तो ब्लैक मैजिक को लेकर क्राइम भी हुआ है, जैसे अपने देश में बहुत सारे हुए। कई लोग कहते हैं ये आत्मा, जिन, भूत, प्रेत ये सब होती हैं कि नहीं होती हैं, मैजिक, ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं। लेकिन कई कहानियाँ तो मैंने आपको वैसे ही सुनाई हैं कि जो कानूनी दस्तावेज़ों में है कि FIR भी दर्ज, मुकदमा भी अदालत में पहुँच गया भूत को लेकर, भूत को सज़ा भी दे दी गई। कई कत्ल ऐसे हुए कि भूत ने किया लेकिन कराया किसी और ने था, वो भी अजीब सा मुकदमा अदालत में। ऐसी कई कहानियाँ थी जो आपको सुनाई हैं। लेकिन आज की कहानी और इस कहानी का क्लाइमेक्स दोनों बेहद अजीब है। ये कहानी मलेशिया की है और कहानी 90 के दशक की है, 90s की बात है। 88-89 से एक मलेशिया में एक लड़की बहुत ही मशहूर होना शुरू हुई थी अपनी गायकी को लेकर। आवाज़ अच्छी थी, सिंगर अच्छी थी, गाने गाती, और मलेशिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी बढ़ रही थी। हालांकि ये भी कहते हैं लोग कि अगर उस वक्त में सोशल मीडिया होता तो शायद उस सिंगर की मकबूलियत, उसकी मशहूरियत और ज़्यादा होती। लेकिन फिर भी जितने उसके पास साधन थे उस हिसाब से वो सिंगिंग के मैदान में अपनी एक अच्छी खासा जगह बना रही थी। इस सिंगर का नाम था मोना फंड। तो मोना मलेशिया की रहने वाली, वहीं पैदा हुई एक मिडिल क्लास फैमिली में। गाने का बचपन से ही शौक था, तो उसने बाद में इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 1991 आते आते बहुत सारे और सिंगर आ गए मलेशिया में। कंपटीशन ज़्यादा था, मोना को ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता कम होती गई। अब मोना को लगा कि शायद सिंगिंग के इस बाज़ार में बहुत आगे तक वो नहीं जा पाएगी, तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ और करना चाहिए। अब काफ़ी एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी। तभी उसने देखा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जब वो चूँकि गाना गाती थी तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से भी उसकी जान पहचान थी। तो उसने देखा जितने बड़े लोग हैं वो बहुत डरपोक भी होते हैं, और कुछ पाने के लिए या कुछ बला टालने के लिए या कुछ दुख तकलीफ़ ना हो या फिर पैसे हो, पावर हो, जो ग्लैमर की दुनिया में वहाँ कामयाबी मिले, जो पॉलिटिक्स में है उनको अच्छी कुर्सी मिले, इसको लेकर बड़ा अंधविश्वास था। और लोग उसके लिए दुआ, तावीज़, जादू टोना छुप छुप के ये भी करते थे। आखिर खुलेआम हालांकि मलेशिया में ये सारी चीज़ों को लोग गलत मानते हैं, लेकिन छुप छुप के लोग करने वाले थे। तो उसने देखा कि बड़े लोग ज़्यादा डरते हैं और बड़े लोग ज़्यादा वहमी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ब्लैक मैजिक, जादू टोना से कुछ हासिल हो सकता है तो क्या बुरा है। फिर उन्हें ये भी लगता था कि पुराने दौर में ऐसा कुछ होता था और ये सच्चाई है। तभी मोना ने फिर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो ब्लैक मैजिक के जानकार थे, और अब उसने तय कर लिया कि वो सिंगिंग को साइड रखेगी और अब ब्लैक मैजिक में महारत हासिल करेगी। इसके बाद उसने काला जादू, ब्लैक मैजिक की तमाम किताबें पढ़नी शुरू की, जो भी जैसी ट्रेनिंग थी वो भी लेनी शुरू की। धीरे धीरे उसको इसमें काफ़ी महारत हासिल हो गई। छोटे मोटे वो जादू वादू भी दिखाने लगी। अब इसके बाद उसने अपने क्लाइंट पकड़ने शुरू किए। पहले छोटे छोटे लोग मिले, दुख तकलीफ़ ऐसे ही लोग ज़्यादा पहुंचते हैं, या फिर लालच। तो लोगों को वो फिर उसी हिसाब से डील करने लगी। अब धीरे धीरे मोना जितना सिंगिंग में फेमस नहीं थी, मलेशिया में ढके छुपे एक ब्लैक मैजिशियन के तौर पर और जादू टोना करने वाले के तौर पर अब मशहूर होनी शुरू हो गई। उसका नाम अब हाई प्रोफाइल सर्किल में भी था। इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त मलेशिया में एक पॉलिटिशियन थे, एक नेता, और उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो चुनाव जीतें और फिर मलेशिया के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। इनका नाम था दातुक मजलान इदरीसा। तो दातुक मजलान इदरीसा, इनकी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो UMNO, ये पॉलिटिकल पार्टी के ये मेंबर थे, चुनाव लड़ रहे थे, और इनका ये था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे मलेशिया के एक स्टेट का। लेकिन ये भी अंधविश्वासी थे
और इन्होंने बड़ी हिस्ट्री पढ़ रखी थी कि कौन कौन से बड़े बड़े ताकतवर नेता हुए जिन्होंने जादू टोना से सब पे काबू पा लिया। तो अचानक इन्हें लगा कि फाइट बहुत टफ है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए बहुत सारे दावेदार हैं। तो उन्हें लगा कि जीत तो जाएंगे लेकिन चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे कि नहीं, इसके लिए कुछ करते हैं। तभी कुछ इनके सलाहकार ने सलाह दी कि आप मोना फंड से मिलिए। मोना के पास ऐसी जादुई शक्ति है कि वो आपके सारे बुरे चीज़ों को दूर कर देगी और सारी सत्ता ताकत सब कुछ आपके कदमों में होगा। दातुक मगलान इदरीसा भी थोड़े वहमी थे, बातों में आ गए। इसके बाद उन्होंने मोना से कांटेक्ट किया। मोना ने उन्हें कुछ तावीज़ दी, कुछ चीज़ें बताई कि आप फिलहाल ये करो। अब इसे इत्तेफाक कहें या क्या कहें कि उसने कुछ कुछ चीज़ें बताई कि ये करोगे तो ठीक होगा, और उसी वक्त वो सारी चीज़ें उनकी ठीक होने लगी। अब ये साजिश थी या मतलब इत्तेफाक था, तुक्के में हो गया। लेकिन इससे जो दातुक मगलान इदरीसा थे उनका भरोसा मोना पे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये मोना ही है जो उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। अब उसके बाद वो कहने लगे कि तुम ये काम करो। तब मोना ने एक दिन उन्हें मिलने के लिए बुलाया और कहा कि आपकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं, 2 चीज़ें आपको दूंगी, और वो चीज़ें हैं जिसके बाद आपका कोई भी विरोधी आपके आगे टिक नहीं पाएगा। और ये जो 2 चीज़ें थी वो थी एक छड़ी और दूसरा था एक मुकुट जो शंका जैसा होता है। मोना ने कहा कि ये जो 2 चीज़ें हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जो छड़ी है और ये मुकुट है, ये असल में इंडोनेशिया के एक एक्स प्रेसिडेंट थे, पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो, उनकी है ये छड़ी और उनकी है ये मुकुट। और ये उसने हासिल किया है बहुत भारी कीमत देकर। इत्तेफाक से इंडोनेशिया के वो जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ शक्ति थी उनके पास, उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जो शायद ब्लैक मैजिक के ज़रिए उन्हें शक्ति देते थे, ताकत देते थे, मतलब एक तरह से छुपी हुई गायबाना। तब भी इदरीसा ने भी ये पढ़ रखा था। उन्हें लगा कि यार मतलब इंडोनेशिया के एक्स प्रेसिडेंट की छड़ी और मुकुट मोना देगी और वो जादुई है, उसके हाथ में आते ही फिर तो कुर्सी कहीं गई नहीं मुख्यमंत्री की। वो राज़ी हो गए। लेकिन मोना ने कहा कि वो बहुत कीमती है, उस पर काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन उसमें जादुई शक्ति है तो इसलिए उसकी एक कीमत होगी। पूछा कितना, तो उसने कहा 25 लाख रिंगित मलेशियन करेंसी को कहते हैं। तो 25 लाख रिंगित अगर आज के हिसाब से कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो अराउंड 4 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 4 करोड़ भारतीय रुपए। तो उसने कहा कि छड़ी और मुकुट की कीमत है 4 करोड़ रुपए, आप ये दे दो, ये दोनों चीज़ें आपको देंगे और कुछ बताऊंगी इसके साथ क्या करना है, और आपकी राजनीति में जो कामयाबी होगी फिर बहुत दूर तक आप जाएंगे, मुख्यमंत्री ही नहीं उसके बाद भी जाएंगे, और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो पक्की है। अब दातुक मगलान इदरीसा आ गए इसी भरोसे में। उन्होंने कुछ अपनी ज़मीन भी बेच दी और इनमें से 25% एडवांस भी दे दिया। अब 25% एडवांस आ चुका था, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए, बाकी के 3 करोड़ देने थे। जुलाई का महीना था 1993 का साल। 1993 जुलाई की 1 तारीख को एक रोज़ मोना इदरीसा को अपने घर बुलाती है और कहती है कि इस छड़ी और मुकुट को इस्तेमाल करने से पहले एक ख़ास फूलों का स्नान करना पड़ेगा आपको, ताकि आप उससे पवित्र और पाक हो जाए, पुष्प स्नान। इदरीसा साहब राजी हो गए। अब मोना ने एक तारीख चुनी, जुलाई का महीना था 1993 का साल, और इदरीसा से कहा कि आप घर आएंगे अकेले, और ये अकेले में ये सारी कवायद पूरी होगी। तो फूलों से आपको नहलाया जाएगा। शर्त ये है कि इस पूरे फूलों से नहलाने के दौरान आपकी आंखें बंद होंगी और आप बस अपने सपनों के बारे में सोचेंगे और उस सपनों से मत भटकिएगा। अब इदरीसा साहब का सपना, एक पॉलिटिशियन है तो कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी। उन्होंने कहा ठीक है।
अब इसके बाद तय तारीख पर, वक्त पर इदरीसा साहब मोना के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद थोड़ी बातें हुई, छड़ी और मुकुट उनको दिखाया गया, कहा गया ये आप ले जाएंगे लेकिन इसे तब तक छुएंगे नहीं जब तक कि पुष्प स्नान नहीं हो जाता। इदरीसा साहब रेडी। इसके बाद बाकायदा एक टब में फूलों के साथ उनके नहाने की तैयारी की गई। इदरीसा साहब उस टब के अंदर उतरते हैं और शर्त के मुताबिक उनको अब अपनी आंखें तब तक बंद करनी है कि जब तक कि वो इस टब से बाहर ना आ जाए, क्योंकि पूरी तरह से पाक पवित्र हो जाएंगे और उसके बाद वो छड़ी और वो मुकुट उनके हवाले और उस छड़ी और मुकुट के जरिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। तो वो टब के अंदर आराम से आंखें बंद किए हुए हसीन सपने देख रहे हैं। इसी दौरान दो लोग उस कमरे में दाखिल होते हैं। शर्त यह थी कि आंखें खुलेंगी नहीं किसी कीमत पर। यह भी बताया गया था कि आपको भटकाने की कोशिश होगी पर आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि आंख खोलते ही फिर ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब कदमों की आहट आए ना आए आपकी आंखें बंद होंगी। अब वो आराम से आंखें बंद सपने के मज़े ले रहे हैं। तभी पीछे से दो लोग आते हैं, एक के हाथ में एक कुल्हाड़ी। एक ही कुल्हाड़ी में वो गले का निशाना लेता है, गर्दन का, और एक वार, उस एक वार के साथ ही जो इदरीसा साहब हैं उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। सर धड़ से अलग, बाकी का धड़ और पूरा जिस्म अब टब के अंदर, टब का पानी लाल हो चुका है, सर बाहर है। इसके बाद वो सारी चीज़ें समेटी जाती हैं, फिर उनको बोरियों में भरा जाता है, पूरे कमरे की सफाई की जाती है, टब का पानी बहाया जाता है। और ये सब करने के बाद फिर तीन लोग मोना के घर से बाहर निकलते हैं रात के अंधेरे में, और घर के करीब ही एक गड्ढा पहले से खुदा हुआ था, उस गड्ढे में इदरीसा साहब के लाश को दफना दिया जाता है ज़मीन बराबर। और ये सब लौट आते हैं। लौटने के बाद 8 घंटे बीते थे। अब 8 घंटे के अंदर अंदर चूंकि जब वो आए तो फिर उन्होंने बाकी के पेमेंट अपने वो साथ लेकर आए थे। शर्त ये थी कि पुष्प स्नान और छड़ी और मुकुट जब आप छुएंगे तो जो एडवांस दिया था उन्होंने 25%, बाकी के 75% रकम लेकर आएंगे और ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। तो बाकी के पैसे वो अपने साथ कैश लेकर आए थे, लेकिन घर के अंदर ही कत्ल हो गया, सारा कैश घर में। उसके बाद अगले 8 घंटे के अंदर मोना अपने हस्बैंड के साथ सज धज कर तैयार होकर घर से निकलती है, सीधे शोरूम पहुंचती है, एक मर्सिडीज़ बेंज नई कार ख़रीदती है। इसके बाद नया फ़ोन ख़रीदती है, घर के लिए कुछ डेकोरेशन के सामान ख़रीदती है, और फिर ये सब ख़रीदारी करके घर लौट आती है, उसी घर में जहाँ 8 घंटे पहले उसने एक पॉलिटिशियन का कत्ल किया जो बेचारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था। अब ये सब कुछ हो गया, लाश दफना दी गई। उधर इदरीसा साहब घर नहीं लौटे। घर में पत्नी को पता था कि ये पॉलिटिशियन है, कई बार इधर उधर चले जाते हैं, कई दिन बाद लौटते हैं। अब उस वक्त मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, क्योंकि 1993 की बात है। तो घर वाले आदी थे इस बात को लेकर, तो घर वाले परेशान नहीं हुए। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गया और उनकी कोई खबर नहीं, क्योंकि लैंडलाइन से फ़ोन कर देते थे, फ़ोन भी नहीं आ रहा है, और जितने उनके साथी, उनके पीए, सबसे पूछा गया तो पता चला वो तो दिखे ही नहीं है। तब घर वालों को फिक्र हुई, उन्होंने जाकर मलेशियन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन गायब, अखबारों में खबर छप गई, टीवी पे न्यूज़ आ गई। अब इदरीसा साहब को ढूंढा जा रहा है, पर कोई सुराग नहीं। हफ्ता बीत गया। हफ्ता बीतने के बाद ये तारीख थी 20 जुलाई 1993, 20 जुलाई 1993। एक कैसीनो या जुआ घर कहें जिसे, वहाँ पे कुछ एक झगड़ा हुआ और मलेशियन पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा। उसका नाम था जुराइमी। जुराइमी जुआ खेल रहा था और किसी के साथ झगड़ पड़ा। जुराइमी ने हाथापाई की, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन लाई। लाने के बाद उसकी अच्छी खासी पिटाई की। और तभी इस दौरान में फिर जुराइमी ने कहा कि तुम क्या करोगे मेरा, कितने दिन रुकोगे? मैंने तो इससे भी बड़ा क्राइम किया, आज तक पुलिस को पता भी नहीं है। पुलिस वालों ने कहा फेंक रहा है। और फिर उसने कहा कि आपको पता है हमारी पहुंच कहाँ तक है,
हमने एक नेता का कत्ल कर दिया, आज तक किसी को मालूम ही नहीं। अब उनमें से एक पुलिस वाले को वो खबर पता थी कि इदरीसा साहब गायब हुए हैं और कई दिन हो गए। अब उससे लगा कि कहीं ये उसी की बात तो नहीं कर रहा। फिर वो आए अपने, उन्होंने पूछा। थोड़ी देर के बाद जुरैमी को शायद होश आया कि क्या बक गया, लेकिन अब रडार पे था पुलिस के। तो पुलिस ने अच्छी खासी खातिर की। फिर उसने कहा कि असल में इदरीसा को तो हम लोगों ने मार डाला। तो उसने कहा मैंने अपने हाथ से कत्ल नहीं किया, लेकिन लाश दफनाने में मैंने ज़रूर मदद की है, मैं कातिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा किसने किया? तब वो नाम लेता है उस जादूगरनी का, यानी मोना का। सुनते ही पुलिस सबसे पहले उसको अपने साथ लेती है, मोना के घर पहुंचती है। मोना और उसका हस्बैंड दोनों घर पर थे। पुलिस को देखकर समझ गए थे वो कि शायद उनका भांडा फूट गया। दोनों को पुलिस अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करती है। थोड़ी देर के बाद, चूंकि अब जुरैमी ऑलरेडी भेद खोल चुका था, वो भी खुल जाते हैं। फिर पुलिस को अपने साथ ले जाते हैं घर के पास ही। एक तरफ इशारा करते हैं, खुदाई होती है। गड्ढे के अंदर से इदरीसा साहब का कंकाल बाहर आ जाता है। अब सबूत सामने था, कातिल गिरफ्त में। पुलिस इसके बाद मुकदमा चलाती है। मुकदमा चलता रहता है। 8 साल तक मोना, उसका पति और जुरैमी तीनों जेल में रहते हैं। अब यहाँ सवाल था कि जुरैमी ने पुलिस से खुलासा क्यों किया? तो वो कोई नशे में नहीं था। हुआ ये था कि मोना का वो भरोसेमंद था और मोना ने उसे सिर्फ लाश को दफनाने में मदद मांगी थी और उसके बदले में उसे कुछ मामूली रकम दी। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि इन लोगों ने मर्सिडीज बेंज खरीदी है, आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसको हैरानगी हुई। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, काफ़ी पैसे आए। तो वो पैसे मांगता था, मोना नहीं देती थी। तो इसके बाद ही उसने एक तरह से इन दोनों का भांडा फोड़ने के लिए पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें बता दी। खैर, अब तीनों के ऊपर इल्ज़ाम था, क्योंकि कत्ल और कत्ल में साथ देना, पुलिस से छुपाना, सारे गुनाह थे और संगीन थे। 8 साल मुकदमा चला। 8 साल तक मोना जेल में रही। लेकिन जेल में रहने के दौरान भी उधर अखबारों में, टीवी पे मोना की इस कारस्तानी की खबर सुर्खियों में थी। और ये खबर थी कि मोना ब्लैक मैजिशियन है। और उसके बारे में यह है कि जेल के अंदर भी जब सज़ा सुनाई गई, 8 साल तक जब वो जेल में रही, उससे पहले वो हमेशा हंसती रहती थी, नए नए कपड़ों की फरमाइश करती थी। और ये भी अफवाह उड़ी कि वो अपनी शक्ति से जेल के बाहर निकल जाती है पूरी रात और फिर सुबह लौट आती है। हालांकि कभी किसी ने कन्फर्म नहीं किया इन चीज़ों को। 8 साल के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। तीनों को सजाए मौत देती है। जब सजाए मौत सुनाई गई, तब बाकी 2, उसके पति और जुरैमी, ये दोनों रोने लगे। लेकिन मोना हंस रही थी और हंसते हुए जज की तरफ देख कर कहती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगी। अब वैसे ही उसको देख के लोग इसकी कहानियां सुनकर कि एक जादूगरनी, एक पॉलिटिशियन का कत्ल और ये सारी डरते थे कि पता नहीं ये क्या कर दे। डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अब उसकी इन बातों से लोग और हैरान परेशान। लेकिन खैर, धीरे धीरे वक्त बीता और आखिरकार फांसी की तारीख करीब आई। फांसी की जो तारीख तय हुई थी वो थी 2 नवंबर 2001, 2 नवंबर 2001। मलेशिया के एक जेल में तीनों को एक साथ फांसी पर लटकाया जाना था। 3 फांसी के फंदे तैयार किए गए। रात को फांसी से पहले, जब सुबह फांसी दी जानी है, उससे पहले वहाँ के कानून के हिसाब से इन तीनों से पूछा गया कि आप आखिरी बार किसी से मिलना चाहोगे। तीनों ने अपनी अपनी फरमाइश बताई। मोना ने कहा कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहूँगा। पति तो साथ में ही था उसके जेल में। माँ बाप मिलने जब आए तो वहाँ एक ये भी चीज़ है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो आप मिलने वालों से मंगा सकते हैं। और ये एक ही ख्वाहिश 2 पार्ट में होती है, किससे मिलना है और आपको कुछ खाना पीना हो या कुछ चाहिए, किसी चीज़ को देखना हो और अपनी पुरानी यादें, तो वो भी आप बता दीजिए। तो मोना ने मौत से पहले जब पूछा गया, फांसी से पहले कुछ घंटे बाकी हैं, कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, तब उसने कहा मुझे अपने माँ बाप से मिलना है और साथ ही मुझे KFC का चिकन खाना है। अब वहाँ खड़ा जेलर और वो सब देखकर बड़ा अजीब, मतलब एक ही होता है कि एक बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि फांसी से पहले, मौत से पहले लोग कहते हैं ये ला दो वो खाऊंगा। मैंने पहले भी कहा है, जिसको पता है कि अब मरने जा रहा हूँ उसकी भूख प्यास का सवाल ही नहीं होता है। खाने की बात बहुत दूर की बात है।
यहाँ उसके पति मोना के और वो जुराइमी, वो दोनों से पूछा गया। उसने कहा सिर्फ मुझे मुलाकात करनी है अपने रिलेटिव से, खाने पीने की बात की किसी ने फरमाइश नहीं की, लेकिन इसने ऑर्डर दिया कि मुझे KFC का चिकन खाना है, जिसमें उसका चिकन का ब्रेस्ट पीस होना चाहिए और साथ में पोटैटो होना चाहिए, मैश किया हुआ। और उसने बाकायदा वो दुकान बताई KFC की कि उस जगह पे जहाँ वो रहती थी कि वहाँ से ये KFC का ये चिकन और पोटैटो मैश किया हुआ लेकर आना है अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स लेकर आते हैं, जेलर चेक करता है, देखता है सब ठीक है। इसके बाद मोना को दिया जाता है। मोना खाती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, मौत का कोई खौफ नहीं। और उसके बाद उनको वो अलविदा कहती है। सुबह फांसी की तैयारी हो चुकी थी, तीनों को एक साथ फांसी पर लटकाना था। 5:59 का टाइम था इनको फांसी पर लटकाने के लिए। 5:55 पर इन तीनों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया और अब बस चेहरा ढका जाना बाकी था। दोनों हाथ बंधे हुए थे पीछे की तरफ, पैर में दोनों रस्सियां थी, लीवर खींचना था और अब चेहरा ढकना था आखिरी 2 से 3 मिनट में। तो फिर उससे पहले कहा गया कि आखिरी कोई प्रेयर करना है तो करो। वो दोनों कांप रहे हैं, उसके पति और जुराइम, और वो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। मोना से कहा गया कि तुम भी करो, तो हंसती है, देखती है सामने और कहती है मैं नहीं मरने वाली, आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगी। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर वही काला नकाब डाल दिया जाता है। घड़ी में 7:59 तारीख 2 नवंबर 2001 जल्लाद लीवर खींचता है और एक साथ 3 लोग, उनकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज 23 साल हो गए मोना की मौत को। आज भी मलेशिया में आखिरी विश, लास्ट ख्वाहिश KFC का वो चिकन और उसकी वो बात कि कभी मैं मरूंगी नहीं, लोग याद भी करते हैं और डरते भी हैं। और आज भी ये कहानी वहाँ सुनी भी जाती है और सुनाई भी जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।